हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर हैं और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही है। आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों हम सीखेंगे एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग में परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। ये हमारा परिनालिका है और परिनालिका के अंदर हम चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे यहां पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके पहले जो भी लेक्चर है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एम्पियर के परिपथी नियम का पहला जो अनुप्रयोग हमने कराया था बहुत ही सिंपल वे से उसे आप लोग देखे होंगे और आज ये दूसरा अनुप्रयोग है जिसमें परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। सबसे पहले हम परिनालिका की बात करेंगे। आखिर ये परिनालिका है क्या। अब देखो, एम्पियर का जो नियम है एक बंद लूप के लिए ही लागू होता है, मतलब जहां बंद लूप होगा वहीं एम्पियर का नियम लागू होगा। यदि वो बंद लूप नहीं है तो फिर एम्पियर का नियम लागू नहीं होगा। ये आप नोट डाउन कर लें। तो ये हम पहले भाई साहब परिनालिका समझ लेते हैं। परिनालिका है क्या। तो परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है जो विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर हम तांबे के विद्युत रोधी तार के सहारे से मतलब पास पास लपेटकर बनाते हैं। जैसे हमारे पास ये देख सकते हैं, एक छोटा सा हमने यहां पर एक क्या कर दिया है, एक बेलनाकार है ना पदार्थ ले लिया, विद्युत रोधी पदार्थ जो कि एस्बेस्टास का हो सकता है या तो आप ऐसा विद्युत रोधी पदार्थ ले लो जिसे कांच भी आप ले सकते हो, है ना। इसके अलावा आप चीनी मिट्टी ले सकते हो। ऐसा पदार्थ जो विद्युत रुद्ध हो, मुख्य रूप से चीनी मिट्टी या एस्बेस्टास का ही लिया जाता है। ओके, चलिए अब इसमें अपन करते हैं क्या है कि यदि हम तांबे के तार को, विद्युत रुद्ध का मतलब क्या होता है कि आप देखोगे तांबे का तार होता है और उसके चारों ओर प्लास्टिक लपेट दिया जाता है। प्लास्टिक मत कहो, कुछ ऐसा विद्युत रुद्ध पदार्थ जैसे आप मान लीजिए, आप देखते हैं हम आपको एक सिंपल सा वायर दिखा देते हैं। एक यहां पे आप वायर देखोगे, ये देखो वायर दिख रहा है, ये आपका वायर है। इसके अंदर भाई तार होगा, है ना, तार। लेकिन इस वायर के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ लगा हुआ है, प्लास्टिक का या ऐसा प्लास्टिक मुलायम हो, है ना, कुछ भी आप विद्युत रोधी पदार्थ लगा देते हैं तो वो विद्युत रुद्ध कहला जाता है। अब इसमें विद्युत रुद्ध तांबे के तार को पास पास लपेटेंगे। लपेटने का तरीका ऐसा होता है, ये देखो जरा, ऐसा हम लपेटते हैं, बढ़िया दिखने में भी अच्छा, लपेटने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। ये हमको ये एक बेलनाकार कुंडली दिखने लग गया भाई साहब, है ना। ये बेलनाकार कुंडली हमने बना दिया। अब ये दो वायर तो बाहर निकलेगा ही, है ना, दो वायर बाहर निकलेगा। इस वायर की सहायता से हम इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित करेंगे, समझ रहे हैं। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कुंडली भाई हमने आपको बताया था कि ऑरस्टेड द्वारा सबसे पहले अवधारणा दी गई कि किसी चालक तार पर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो आपका ये परिनालिका बन चुका है। परिनालिका कैसे बना, तो एक हमने क्या लिया, विद्युत रोधी पदार्थ जैसे एस्बेस्टास से मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा छड़ ले लिया, उसमें हमने भाई साहब तांबे के विद्युत रुद्ध तार को पास पास लपेट कर बनाया तो एक कुंडली बन गया, यानी एक बेलनाकार कुंडली बन गया जिसे हम परिनालिका कहते हैं। सिंपल है। तो परिनालिका की परिभाषा समझ गए, परिनालिका आप समझ गए ऐसा होता है। ओके, समझ में आया, क्लियर है कि परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी, एस्बेस्टास आदि पर तांबे के विद्युत रुद्ध तार के बहुत से फेरे पास पास लपेट कर बनाए जाते हैं। ये हमने बना दिया था परिनालिका। आपको बनाना है क्या, समझ रहे हो, ये बनाना है, बना लो। ठीक, चलिए अब हम इसी को सपोज करते हैं कि जैसे हमने इसमें चालक तार पर धारा प्रवाहित किया तो एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो गया। तो हम कुल मिलाकर के इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर लेते हैं। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा कुछ होगा, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, है ना, इधर एस है इधर एन है, ऐसा। ठीक है, ये अंदर जो है एस से एन की ओर और बाहर हमारा एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलती हैं, इसलिए डायरेक्शन इसका ऐसा है। ठीक, ओके। अच्छा, इसके लिए हमने एक बृहद डायग्राम बना दिया है। यहाँ पे बच्चा लोग ये देखो कि एक परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना, अंदर जो है एस से एन की ओर होगी। अब देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। परिनालिका के अंदर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं, वो भी एम्पियर के परिपथी नियम से, तो हमें एक क्या करना पड़ेगा, बंद लूप की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक, समझ में आया। तो हमने जैसे यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर दिया कि हमारे पास एक परिनालिका है और इस परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र एस से एन की ओर है, ये सबको पता है। लेकिन परिनालिका के अंदर ना तो धारा बह रही है और ना तो परिनालिका के बाहर ना तो चालक तार है, ना तो धारा बह रही है, ना तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसलिए परिनालिका के बाहर B बराबर 0 है और ये B बराबर 0 है।
परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा लेकिन परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई चालक तार ही नहीं है, और जब चालक तार नहीं तो धारा बह ही नहीं रहा है, और जब धारा नहीं बह रहा तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म है। और स्टेट ने बताया था भाई कि चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तब उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये चीज है। तो परिनालिका आप कहीं पे रहोगे, थोड़ा बहुत आसपास में चुंबकीय क्षेत्र होगा, बाकी तो दुनिया भर में तो आपको चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिलेगा। सिंपल है, समझ में आया? ओके, तो हम एम्पियर के परिपथी नियम को यहां पर लागू करेंगे। इसके लिए हमने एक बंद लूप की कल्पना कर ली कि एबीसीडी एक बंद लूप है। एबीसीडी एक बंद लूप है जिसकी हम यहां पर AB का यदि मान करें तो x है, यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक x है। अब इसके प्रति एकांक लंबाई यानी इकाई लंबाई पे फेरों की संख्या n हम मान के चलते हैं। देखो जरा, प्रति इकाई भाग में फेरों की संख्या n है, मतलब जरूरी नहीं कि एक दिख रहा है, इसमें 10, 15, 20, 25, 30 हो सकते हैं। पास अत्यंत पास होंगे। वायर इतना पतला होता है, आप मोटर का वायर देख लेना, इतना पास और दसों, मतलब इतना पास होता है कि 10-15 परत लगी रहती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा कई सारे परत लगा दी जाती है, कुंडली बनाई जाती है। आप कभी ट्रांसफार्मर को देखना, ट्रांसफार्मर में कई सारे है ना विद्युत रुद्ध तांबे की तार को लपेट कर बनाई जाती है, तो बहुत ज्यादा तार होती है। तो इसलिए तो बोलते हैं इकाई भाग पर मान लो इकाई इतने में फेरों की संख्या n है, तो मैं कह दूं इसकी लंबाई x है, तो फेरों की संख्या nx हो जाएगी। सही बात है ना, आगे हमें काम आएगा इसलिए बता रहा हूं। मैं यहां पे बोल रहा हूं भाई साहब कि इकाई पे फेरों की संख्या n है और AB के पूरे भाग में फेरों की संख्या कहोगे तो भाई इसकी लंबाई x है, तो nx हो जाएगा। इकाई भाग पर फेरों की संख्या n है तो x लंबाई पर यदि हम तुलना करेंगे, x लंबाई की बात करेंगे, तो वहां पर फेरों की संख्या nx हो जाएगी। ये चीज तो क्लियर हो गया आपको। तो यहां पर आपको थोड़ा सा लिखना है कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है और बहने वाली धारा I है। जब परिनालिका में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये सबको पता है कि परिनालिका एक चुंबक की तरह या एक क्षण चुंबक की तरह काम करने लगता है। और यदि बाहर की बात करेंगे तो बाहर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है शून्य होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया। तो आप लोग एक काम करो, इतना लिख लो, ये चीज आपको समझा दिया कि माना किसी परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल है तथा बहने वाली धारा I है। जब परिनालिका में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्षण चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। ये पहले भी बताया गया। अब चालक तार है, चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, आकर्षण करने की क्षमता। अब इसमें तो भाई साहब बहुत ज्यादा फेरों की संख्या है यार। ये जो हमारा एक क्षण है एस्बेस्टास या चीनी मिट्टी का, उसके चारों ओर विद्युत रुद्ध तांबे के तार को लपेटकर बनाया गया है और बहुत लंबी तांबे की तार हो चुकी है, क्योंकि कई सारे फेरे हैं, तब इस पर भाई एक आकर्षण उत्पन्न होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र। इसीलिए ये जो आपको कुंडली दिख रहा है परिनालिका, यानी बेलनाकार कुंडली ही परिनालिका है। जो परिनालिका दिख रही है बच्चों, वो आपका एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। चीजें क्लियर है? मोटे मोटे तौर पर यहां पर आप समझ गए। चलो, अब मैं आपको बताया कि हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग, जिसमें हम एक बंद लूप की कल्पना करेंगे। तो हमने एक आयताकार बंद लूप की कल्पना कर ली, ए बी सी डी आयताकार बंद लूप है। यदि हम AB की बात करें और CD की बात करें तो दोनों किसके समांतर हैं? तो ये आपका जो कुंडली है, बेलनाकार कुंडली है, या परिनालिका है, इसके अक्ष के समांतर है। देखो जरा, ये अक्ष के समांतर है। तो यदि मैं आपसे कह देता भाई साहब कि ये जो आपका AB है, ये अक्ष के साथ, जो परिनालिका उसके अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा? तो 0 डिग्री बनाएगा। ये जो DC है, यहां भी 0 डिग्री बनाएगा। हालांकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और यदि मैं कह दूं जो आपका BC है और AD जो है, ये दोनों कितने डिग्री पर होंगे? तो आप बताओगे 90 डिग्री पर। सिंपल है, फिर से समझ लो। इस आयताकार लूप की मैंने कल्पना कर ली। ABCD एक बंद आयताकार लूप है, क्योंकि एम्पियर का परिपथीय नियम हम लागू करने वाले हैं। तो ABCD एक बंद लूप है और इस बंद लूप की बात करेंगे, जो आपका AB और यहां पर CD है, ये दोनों परिनालिका के अक्ष के समांतर है। और प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें AD और BC, ये दोनों लंबवत है। समझ में आया? जो आपका AD और BC है, ये लंबवत, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री कोण बना रहा है। समझ रहे हो? चलो, तो माना एक आयताकार एम्पियर लूप ABCD की कल्पना करते हैं, जिसमें भुजा AB और CD परिनालिका अक्ष के समांतर है। सही बात है सर, AB और CD परिनालिका अक्ष के समांतर है। तब
आयत ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। अब रेखीय समाकलन कहां से आ गया सर? अपने से मान लिए? ऐसा नहीं है भाई साहब। एम्पियर ने बताया था कि यदि हम किसी बंद लूप के लिए बात करें तो बंद लूप में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। ये भाई साहब एम्पियर ने बताया था, समझ रहे? इसलिए हम रेखीय समाकलन कर रहे हैं। अब जब रेखीय समाकलन की बात आ ही गई है तो रेखीय समाकलन कर ही लेते हैं, क्योंकि अब हमारा भाई साहब बंद लूप बन चुका है। तो रेखीय समाकलन संपूर्ण बंद लूप के लिए यहां पर एक बंद की आकृति बनाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र है तो ये B हो गया। dl का मतलब ये है कि कितना लंबाई है, ये लंबाई है ना। तो ये 4 भागों में हो जाएगा। कैसे 4 भागों में सर? ये जो बंद लूप है 4 भागों से मिलकर बना है, A से B तक, ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा है B से C तक, फिर जो तीसरा हमारा है C से D तक, फिर जो चौथा हमारा है वो फिर से हमारा कहां से चलेगा? D से A तक चलेगा। सबका रेखीय समाकलन B.dl है ना, रेखीय समाकलन B। अब यहां कहोगे सर अब इस पे आप बंद आकृति नहीं बनाए इस समाकलन के चिन्ह में। तो क्यों नहीं बनाया हमने? क्योंकि बच्चा लोग ये किसी एक निश्चित क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। A से B, B से C, C से D, D से A। ये हमारा एक बंद लूप का मतलब क्या है? ये किसी बंद परिपथ के लिए ही बात कर रहे हैं। देखो फिर से मैं यहां पे समझा रहा हूं। A से B, B से C, C से D और D से A, ये बंद लूप है। इनको 4 भागों में मैंने बांट दिया और इसको बखूबी के साथ एक समीकरण बढ़िया दे दिया। एक समीकरण 1 हो गया। अब इन चारों का मान निकालकर समीकरण 1 में रखेंगे बढ़िया सा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो जरा, हम बच्चा लोग सबसे पहले इसकी मान निकालते हैं। अब ठीक है, रेखीय समाकलन A से B तक का B.dl। A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है, ये आप लिख लो। A डॉट B बराबर AB cos थीटा। चलो ठीक है, A से B के लिए है तो हम इसको विस्तार करेंगे तो A B cos 0 डिग्री। cos 0 कहां से आ गया? तो मैं यहां पर ब्रैकेट में लिखूंगा भी, चूंकि AB के अनुदिश जो आपका चुंबकीय क्षेत्र B और dl समांतर है। क्या है? समांतर है। बिल्कुल आपको समझाऊंगा, आप चिंतित ना हो। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दो, इसका मान 0 हो जाएगा। B को बाहर ले लेंगे, ये dl हो जाएगा, ठीक है। अब इस dl की लंबाई हम x मानकर चले हैं तो b इंटू एक्स हो जाएगा। तो यानी एक्चुअल A से B के लिए हमने B का रेखीय समाकलन निकाला तो आया bx, जहां x क्या है? AB की लंबाई है। AB की लंबाई सिंपल है, A से B तक की लंबाई। फिर से समझो, अब डायग्राम में चलते हैं बच्चा लोग। फिर से आप डायग्राम में चलो। मैंने कहा A से B, AB जो है आपके अक्ष के समांतर है, बिल्कुल सही है, तो 0 डिग्री मैंने कर दिया। जो आपका AB है अक्ष के समांतर है, 0 डिग्री कर दिया। हमने कहा A से B के बीच की दूरी यानी लंबाई हम x मानकर चल रहे हैं, यानी आपका यह dl क्या कहलाता है? अल्पांश कहलाता है। अल्पांश रेखीय समाकलन, तो एक छोटे से भाग का हम समाकलन कर रहे थे तो dl लगा रहे हैं। dl अल्प है, जब समाकलन लग गया तो संपूर्ण लग गया, ये चीज है, समझ रहे हो? तो dl एक अल्प के लिए जब समाकलन लग गया मतलब A से B तक के लिए है, तो हमारा x हो गया AB के बीच की लंबाई। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ये पहला नंबर देखो जरा, पहले नंबर का आ गया। अब हम निकालेंगे दूसरे नंबर की बात करेंगे। दूसरे नंबर में बच्चा लोग हमारा कहां से चलेगा? ठीक है, दूसरे नंबर में B से चलेगा C तक, B dl। अब A डॉट B का फार्मूला होता है A V cos थीटा, तो cos 90 डिग्री। ठीक है, अब हम यहां से हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि भाई साहब हमको पता है कि हमने तो अब इसको अस्तित्व समाप्त कर दिया है, इसलिए। ठीक है, चलो अब यहां पर cos 90 का मान 0 होता है तो कुल मिलाकर के 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका परिनालिका है प्यारे बच्चों, परिनालिका के अक्ष के साथ जो CD है 90 डिग्री का कोण बनाता है।
कितने डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि परिनालिका के अक्ष व BC अक्ष के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। ओके, मतलब हमारे पास B से C B इंटू DL की बात करें तो ये शून्य आ गया। कितना आ गया? शून्य हो गया। आप समीकरण भी देना हो तो दे सकते हो, ठीक है, जरूरत पड़ सकता है इसलिए समीकरण आप दे सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तक क्लियर है? चलो, दूसरा भाग निकल कर आ गया। डायग्राम में फिर से समझ लो, यानी हमने B से C निकाला 90 डिग्री के साथ। अब C से D निकालो, चलो भाई साहब अगले स्टेप में C से D। ओके, ये C से D निकालेंगे V डॉट DL। अब अच्छा, ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो C से D है वो परिनालिका के बाहर है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो मैंने पहले ही बता दिया कि परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा शून्य होगा। क्या होगा बच्चा लोग? परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप निकालना है। चौथे स्टेप में हम बात करेंगे कहां से? फिर C से D से चलेंगे, A तक चलेंगे, V इंटू DL। फिर से वही आएगा V DL cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान शून्य, तो कुल मिलाकर के V इंटू DL इंटू 0 कुल मिलाकर शून्य हो गया। अब ये फिर से कहो कि कैसे 90 डिग्री सर? ये देखो D से A तक चले तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री अक्ष के साथ बनेगा, इसलिए ये शून्य दे देगा। कुल मिलाकर यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया होगा बच्चा लोग, तो आगे अब बहुत ही सिंपल है। तो आप यदि आप समीकरण 1 में रख दो मान सभी का, तो समीकरण 1 से कहाँ से? समीकरण 1 से रेखीय समाकलन बंद लूप का B इंटू DL, तो पहले का आया BX, फिर दूसरे का 0, फिर तीसरे का 0 और चौथे का भी 0। कुल मिलाकर के आपका निकल कर आया B इंटू DL BX, और इसको आप समीकरण 2 दे दो। ठीक, चलो अब बंद लूप में कितना धारा बह रहा ये चीज भी तो पता करना है। ठीक है, तो मैं यदि आपसे कह दूं कि जो बंद लूप है, बंद लूप में फेरों की संख्या nx होगी। nx क्यों होगी? क्योंकि बंद लूप की लंबाई x है और इकाई भाग में n फेरे हैं, तो कुल फेरे nx हो जाएगा। ठीक है, तब ABCD लूप में प्रवाहित धारा बताओ। तो बोलो सर इतने फेरे हैं और एक फेरे में I धारा, तो कुल धारा हो जाएगा NXI। I का मल्टीप्लाई कर देंगे, I का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आपको लगाना है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? जो भी चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन जितना भी धारा है, यहां पर कितना धारा है? NXI का म्यू 0 गुना होता है। तो इसका अर्थ समझे, एम्पियर ने बताया था बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है। इसको आप समीकरण 3 दे दोगे। अब समीकरण 2 और 3 दोनों सेम दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। समीकरण 2 व 3 से वहां पे समीकरण 2 में है BX और यहां पर है कितना? म्यू 0 NXI। देखो जरा,
NXi। अब यदि आप देखो x से x काट दो तो b का मान निकल कर आएगा म्यू 0 Ni, यानी मुनि। क्या इसका ट्रिक है याद करने का, मुनि। ये आपके पास परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आ गया और कुछ भी नहीं करना है, यही धारावाही परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, लिख लो बच्चा लोग, यही धारावाही परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक है। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा सा टाइम तो लगता है, तो लगेगा, मेहनत भी करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।